फातिमा रोज फ्रॉम हर बेड लाइक अ पैनिक स्ट्रिकन डो। अभी हमको वापस पहुंचना है यहाँ पे। जो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि विद इन एन आवर ही वॉज एट क्लोव सेलर्स डोर। सो फातिमा रोज फ्रॉम हर बेड लाइक अ पैनिक स्ट्रिकन डो एज ही कॉल्ड आउट हर नेम। उसका नाम जैसे ही पुकारा, एक हिरनी की से जैसे डरी हुई हिरनी होती है उसके समान वो उठ खड़ी हुई और it took as he called out her name softly through the window bars। जैसे ही उसने खिड़की से उसका आवाज़ पुकारा, it took some anxious moments for it to sink in it that it was नजब। उसको इस बात को यकीन करने में भी समय लगा, इसको पूरी तरह से समझने में कि वो नजब ही है। Her lustrous eyes lit up the dark of the room as she opened the door। जैसे उसने दरवाज़ा खोला उसकी आंखें जो थी वो चमक उठी। 2 hours before dawn, अब 2 घंटे बाकी थे अभी भोर को। कालेशा was waken up by the beat constable banging on the door कि एक हवलदार जो था वो दरवाजे को पीट रहा था और उसने आकर के कहा कि स्मगलर हैज़ कम अक्रॉस द रन। तो उसने कहा कि भाई एक रेगिस्तान के पार एक तस्कर आया है। कालेशा यू वुडेंट नो एनीथिंग अबाउट हिम वुड यू। तो उसने कहा तुम्हें बिल्कुल पता नहीं होगा इसके बारे में। कसम तुम्हारी नॉट अ स्पैरो हैज़ एंटर्ड द हाउस। उसने कहा कि आपकी कसम एक चिड़िया भी इधर नहीं आई है। इवन द डॉग्स हैव नॉट बीन बार्किंग टुनाइट। आज तो कुत्ते भी नहीं भूखे हैं। देन ही एडेड विद अ नोइंग विंक, जैसे उसने आंख मारी। वाई शुड अ स्मगलर कम टू मी, कि मेरे पास एक स्मगलर क्यों आएगा। बट द लॉ वॉज नॉट एम्यूज, लेकिन कानून यानी कि वो जो वो आए थे आर्मी रेंजर्स, वो भी जैसे बिल्कुल भी मजाक के मूड में नहीं थे। कालेसा ही सेड सार्डिनिकली, उन्होंने बड़े ही उससे कहा योर बेली इज़ स्टफ विथ सिल्वर, तुम्हारा पेट जो चांदी से भरा हुआ है। इट वुड ओवरवे इवन डर्ट इन योर हार्ट, तो उससे तुम्हारा मन में जरा भी मेल होगा तो पता चल जाएगा। द कॉन्स्टेबल्स वर रेटेड लाइक अ सैक ऑफ एम्प्टी कैंस इन द हेड एंड प्रिवेंटेड फ्रॉम हिम स्लीपिंग। अब उसके जैसे खाली टीन के डिब्बे बजते वैसे उसके माथे में वो बात चल रही थी और उसको सोने से रोका। यू हैव अ गेस्ट, आपके पास एक मेहमान है, आपके यहाँ पे मेहमान है। सेठ फातिमा एज शी ब्रोट हिम हिज टम्बलर ऑफ हॉट स्टीमिंग मिल्क नेक्स्ट मॉर्निंग। अगले सुबह जब वो गर्म दूध लेकर के आई तब उसको कहा कि आपके यहाँ पर एक मेहमान आया है। इट्स नजब, ही स्टेड द नाइट इन द कैटल शेड। ये रात को पशुओं के बाड़े में सोया। फॉर अ मोमेंट ही वॉज टेरिफाइड, एक पल के लिए वो डर गया। अ स्मगलर इन द हाउस, पुलिस पेट्रोलिंग ऑल अराउंड एंड ही डिड नॉट इवन नो ऑफ इट, कि पुलिस जिसको ढूंढ रही है वो तस्कर जो उसी के घर में है। हिज मीटिंग विद नजब हैड बीन ब्रीफ, उसकी मुलाकात बहुत छोटी थी। द ब्रेच फेलो हैड ब्रॉट नो तेंदू लीफ, और आया तो आया, दुष्ट तेंदू पत्ता लेकर के भी नहीं आया। फर्स्ट यू कम अनअनाउंस्ड, एक तो तुम बिना बताया है। ड्रैगिंग द पुलिस बिहाइंड यू, और अपने पीछे तुम पुलिस लेकर के आए। एंड देन आई फाइंड यू हैव कम विथ नथिंग, और तुम ऊपर से कुछ लेकर के भी नहीं आए हो। ट्रेडिंग विथ यू इज़ गोइंग टू बी डेड लॉस, तो तुम्हारे साथ तो धंधा करना एक नुकसान होने जैसा है। विद द कॉप्स ऑन योर बैक एंड योर हैंड्स एम्प्टी, पीछे तुम्हारे पुलिस पड़ी है और तुम्हारे हाथ खाली है। नजब थॉट डेट कालिशा वेस्ट क्लॉथ, अब तब वो किसके बारे में सोचने लगा, वो उसकी उस लुंगी के बारे में सोचने लगा। इट्स ब्लैक चेक्स लुक लाइक चेस बोर्ड, बिल्कुल शतरंज की जैसे दिख रहे थे। ही वुड हैव टू मेक हिज मूव केयरफुली, कि मुझे बहुत सोच समझ के चाल चलनी पड़ेगी। ही शोड द गोल्ड ब्रेसलेट, उसने वो सोने का कड़ा दिखाया या चूड़ी दिखाई। आई हैव कम फॉर द क्लोज, में लॉन्ग खरीदने आया हूँ चाचा जान। एंड आई शैल पे इन गोल्ड, और मैं सोने में कीमत चुकाऊँगा। द नेक्स्ट 2 days Kalesha was busy buying the clothes and arranging to get अल्लाह रखा ग्रेज्ड अ फ्यू माइल्स अवे, अल्लाह रखा को कुछ मील दूरी पर चरने के लिए वहाँ पे उन्होंने व्यवस्था की।
by a cow herd, एक चरवाहे से. Otherwise the presence of a strange camel would have let loose a babble of tongues. So एक अनजाने ऊँट की उपस्थिति लोगों के मुंह खुल जाते हैं, कुछ लोग बोलने शुरू हो जाते हैं. नजब स्लेप्ट इन द कैटल शेड, रात को पशु के बाड़े में सोता. इन द इवनिंग, शाम को. एंड स्लीप इन टू फातिमाज रूम लेट नाइट, और रात को फातिमा के कमरे में चला जाता. दे वॉन्ट मी टू मैरी महफूज अली, शी टोल्ड हिम, उसने कहा कि मेरी शादी ये महफूज अली से कराना चाहते हैं. ही इज़ रिलेटेड टू अस फ्रॉम माई मदर्स फैमिली, में माँ के रिश्ते में लगता है. द वे ही स्टेमर्स, जिस तरीके से वो हकलाता, यू शुड हियर हिम. अर्चिन स्टार्ट मिमिकिंग हिम, छोटे बच्चे भी उसकी मजाक उड़ाते हैं. द मोमेंट दे सेट आइज ऑन हिम, जैसे ही वो उसको देखते हैं. इट इज़ जस्ट अ स्टेप रिमूव फ्रॉम बीइंग हाउंडेड लाइक अ मैडमैन एंड प्लेटेड विद स्टोन्स. तो ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक पागल जो है उसको पीछे लोग पत्थर मारते हैं, उसी के समान लगता है. हैज़ इट नेवर अकर टू यू टू टेक अ राइड ऑन अल्लाह रखा अक्रॉस द रन. तब रजब ने पूछा कि क्या तुम्हारे मन में कभी आया कि तुम ऊँट पे बैठ करके रेगिस्तान पार करो. शी हैड केप्ट साइलेंट एंड साइलेंस वॉज एसेंट, और उसने खामोश रही और उसकी खामोशी उसकी स्वीकृति थी. इट वॉज एज सिंपल एज दैट, और ये उतना ही सरल था. द फर्स्ट लर्च ऑफ कैमल नेक्स्ट इवनिंग एंड दे वेर ऑफ. केमल ने उसको एक झटका दिया और वो अगली शाम निकल पड़े. दे हैड वेटेड विद दिस कैमल, ही हैड वेटेड विद दिस कैमल एट द आउटस्कर्ट्स ऑफ द विलेज. गांव के बाहर वो ऊँट के साथ इंतज़ार कर रहा था. एंड स्लिप आउट आफ्टर शी हैड स्लिप आउट आफ्टर फादर हैड स्टार्टेड स्नोरिंग. उसके पिता ने जैसे ही खर्राटे पड़ना शुरू किया, वहाँ से भाग निकली. द मोमेंट वॉज टू बिग फॉर देम एंड दे डिड नॉट स्पीक. दोनों के लिए ये पल बहुत भारी था, दोनों ही कुछ नहीं बोले. इट वॉज ओनली इन पासिंग दैट शी थॉट ऑफ द विलेज शी वॉज लिविंग फॉर गुड. उसने केवल इतना ही सोचा कि वो अपने अच्छे के लिए गाँव छोड़ के जा रही है. एज फॉर क्विटिंग वन कंट्री एंड एंटरिंग अनदर, उसके लिए ऐसा था कि एक देश छोड़ के दूसरे में जाना. शी नेवर गेव इट अ थॉट, लेकिन उसने ये कभी नहीं सोचा. उसने सोचा कि मैं अच्छे के लिए दूसरी जगह जा रही हूँ. Where did one have the time for Pakistan and Hindustan when one were eloping with one's love and crossing the desert which divided both physically and symbolically the two countries? जो प्यार करते थे उसके लिए पाकिस्तान और हिंदुस्तान क्या अलग थे, जो दोनों देश इतने अलग थे. फॉर हर, उसके लिए तो इसका मतलब था, इट मेंट जस्ट अ शिफ्ट इन डायलेक्ट, कि केवल थोड़ी सी बोली के अंदर बदलाव. अ स्मीर ऑफ कच्ची एडेड एंड अ लिटिल ऑफ सिंधी सैंड पेपर लवे, थोड़ी सी कच्ची भाषा को मिलाना और सिंधी भाषा को हटाना. एंड कैमल लर्च, वो झटके से चलता गया ऊँट. एंड बम्प्ड ऑनवर्ड्स नजीब ड्रोव हिम हार्ड, और वो तेज़ी से नजीब उसको चलाता गया. बाय द टाइम दे रीच सरबेला, जब सरबेला पहुंच गए, शी वॉज एग्जॉस्टेड एंड फेल स्लीप, वो थक गई थी और सो गई. शी वॉक अप इन द आफ्टरनून टू फाइंड द स्काई ओवरकास्ट. जब वो दोपहर उसकी आँख खुली तो उसने देखा आसमान जो है वो काले बादलों से आच्छादित है. इट टर्न ओमनियस इन द इवनिंग विद डेप्थ अपॉन डेप्थ ऑफ डार्क एज्ड निम्बस गैदरिंग एट द समन ऑफ अ स्टॉर्म गॉड. जैसा लग रहा था जैसे काले बादल, बरसात के बादल, जैसे तूफान ने बुला लिए हो, मानसून ने, इंद्रदेव ने बुला लिए हो. अनदर नाइट दे जर्नीड फेसिंग द विंड विच हर्ल्ड द सैंड इन देयर फेसेस. अगले दिन पूरी रात उन्होंने जर्नी की जिसमें रेत उनके मुंह पे आकर टकरा थी. एज दे नियर खावड़ा, जब खावड़ा तक पहुँचे, द थंडर स्टार्टेड रोलिंग, बिजली कड़कने लगी. एंड रिवर्बेटिंग अक्रॉस द स्काइज, इधर से उधर आकाश में बिजली चमकने लगी. 3 times ड्यूरिंग द नाइट, और उस रात 3 बार आफ्ताब हैड ओपन द डोर, आफ्ताब ने दरवाज़ा खोला. थिंकिंग, ये सोच के कि हिज सन हैड कम, कि उसका बेटा आ गया है. बट इट वॉज ओनली द विंड नॉकिंग अगेंस्ट द डोर, केवल हवा ही दरवाज़ा खटखटा रही थी. दिस टाइम द बैंगिंग वॉज परसिस्टेंट, इस बार भी जो खड़खड़ाहट है या जो टकराने की आवाज़ थी वो निरंतर थी. वैन ही अनलैच द डोर ही फाउंड, जब उसने दरवाज़ा बंद खोला तो उसने देखा कि अल्लाह रखा शाइंग अवे फ्रॉम अ स्ट्रीक ऑफ लाइटनिंग, के अल्लाह रखा बिजली की चमक से अपनी आंखें फेर रहा था. ह्यूज आइसोलेटेड ड्रॉप्स ऑफ रेन्स वेर फॉलिंग, बड़े बड़े बारिश की बूंदें इक्की दुक्की गिर रही थी. किकिंग अप द डस्ट, और जैसे ही बारिश की बूंद गिरती मिट्टी उड़ रही थी. आफ्ताब स्टील्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को मजबूत कर लिया. ही वुड नॉट अलाउ एनी रिलीफ, कोई राहत नहीं देने वाला था. एनी एक्सप्रेशन ऑफ जॉय टू शो ऑन हिज फेस, अपने चेहरे पे खुशी वो महसूस नहीं होने देने वाला था. सन, हैव यू ब्रॉट एनीथिंग, ही आस्क्ड, एन एज ऑफ आयरन डेलिबरेटली इंट्रोड्यूस्ड इनटू वॉइस, अपनी जानबूझकर आवाज़ को कठोर करते हुए उसने कहा, बेटा तुम कुछ लाए हो. यस, ही रिप्लाइड. एंड ही अशर्ड फातिमा इन, और उसने फातिमा को अंदर लाया. द रेन स्टॉर्म डाउन एंड स्वेप्ट अवे द 3 years ऑफ ड्रॉट, और बारिश आई और 3 साल का सूखा हटा दिया.
सो दिस वाज द लेसन, लव अक्रॉस द सॉल्ट डेजर्ट। इसके क्वेश्चन आंसर्स करें, अटेम्प्ट करें, एंड आफ्टर दिस वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू लेसन। इसके क्वेश्चन आंसर्स ट्रू और फॉल्स और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करें। एंड आवर नेक्स्ट लेसन इज ट्रबल इन बोहेमिया। वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस। Till then, revise the lesson and try to solve the question answers. Thank you. गुड मॉर्निंग बच्चों, वीडियो लेक्चर सीरीज़ में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं फिनॉल। पिछले लेक्चर में मैंने स्टार्ट किया था एरोमेटिक अल्कोहल। बेंजीन रिंग पर अगर हाइड्रोक्सी ग्रुप आ जाते हैं तो उसको बोलते हैं हम फिनॉल या हाइड्रोक्सी बेंजीन, लेकिन हम जनरल फिनॉल ही उसको वर्ड यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हैं नॉमेनक्लेचर, नामकरण। नामकरण यानी नॉमेनक्लेचर। ये बेंजीन पे अगर मैंने OH लगा दिया तो इसको हाइड्रोक्सी बेंजीन या फिनॉल बोलते हैं। फिनॉल मोनोहाइड्रोक्सी यानी एक OH अगर है तो वो किस में आएंगे, मोनोहाइड्रोक्सी एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएंगे यानी कि फिनॉल। अगर मैं इसकी जगह कोई भी दूसरा ग्रुप लगा दूँ तो मैंने बताया था 1 और 2 पोजीशन पे अगर कोई चीज़ होती तो ऑर्थो पोजीशन 1 और 3 पे होती तो मेटा, और 1 पे और 4 पे हो तो हम बोलते पेरा। तो इसका नाम साधारण नाम होगा या जनरल जो नाम होगा वो होगा ऑर्थोब्रोमोफिनॉल या 2-ब्रोमोफिनॉल। अगर यही मैं चेंज करके इसको मैं यहाँ लगा देती हूँ तो हो जाएगा मेटाब्रोमोफिनॉल या 3-ब्रोमोफिनॉल। अगर इसी को चेंज करके मैं कहाँ लगा देती हूँ, यहाँ लगा देती हूँ तो पेरा-ब्रोमोफिनॉल या 4-ब्रोमोफिनॉल। ये था अगर OH ग्रुप के साथ क्या हो, हैलोजन जुड़े हो तो। अगर फिनॉल में एक OH है, क्या लगा हुआ, मेथिल ग्रुप लगा हुआ है। ये फिनॉल, ये इसके मेटा पोजीशन पे और ये इसकी पेरा पोजीशन पे। बेंजीन के फिनॉल के साथ अगर मेथिल ग्रुप लगा होता है तो हम उस क्रिसोल वर्ड यूज़ करते हैं, क्रिसोल। तो इसका नाम होगा ऑर्थोक्रिसोल, मेटाक्रिसोल। और ये हैं आपके पेरा क्रिसोल। ठीक है, ये आपके अगर नाम आ जाए, जैसे IUPAC नाम आते हैं ऑर्थोमेटा पेरा क्रिसोल, और इसको बोलते हैं 2-मेथिल फिनॉल, 2-मेथिल फिनॉल, 3-मेथिल फिनॉल, 4-मेथिल फिनॉल। तो ये मोनोहाइड्रोक्सी फिनॉल के लिए हैं, यानी मोनोहाइड्रोक्सी के लिए हैं। अब हम पढ़ेंगे अगर 2 OH लगे हो बेंजीन में, डाईहाइड्रोक्सी, एक 1-2 पोजीशन पे, एक 1-3 पोजीशन पे, एक 1-4 पोजीशन पे। अगर OH की जगह मेथिल हो तो मैंने बताया था हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, क्रिसोल था। ऑर्थोक्रिसोल, मेटाक्रिसोल और पैराक्रिसोल, ये हमने पिछले अभी हमने उसको स्टडी किया। 2-मेथिल फिनॉल, 3-मेथिल फिनॉल और 4-मेथिल फिनॉल।
लेकिन अगर दोनों OH ग्रुप हैं तो उनका नाम क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अगर दोनों ही नाम एक साथ हो तो OH अगर एक साथ हो तो इसका साधारण नाम क्या होता है, कैटिकोल। क्या होता है, कैटिकोल। कैटेकोल भी बोलते हैं और कैटिकोल भी बोलते हैं, कैटेकोल। कैटेकोल और IUPAC में क्या हो जाएगा, बेंजीन 1,2 डाइओल। बेंजीन है ये पूरी रिंग और 1 और 2 पे क्या है, OH। OH का अनुलग्न यानी कि अनुलग्न क्या होता, ओल, तो बेंजीन 1,2 डाइओल, 2 ओल, बेंजीन 1,2 डाइओल। फिर कैटेकोल, इसके बाद होता है रिसोर्सिनोल। अगर 1 और 3 पोजीशन पे अगर OH हैं तो हम उसको बोलते हैं रिसोर्सिनोल। इंग्लिश में भी यही बोलते हैं, हिंदी में बस स्पेलिंग हो जाएगी, रिसोर्सिनोल। इसका नाम हो जाएगा बेंजीन 1,3 डाइओल। इंग्लिश में भी यही रहेगा, बेंजीन 1,3 डाइओल। अगर OH 4 पोजीशन पे हैं तो उसको बोलते हैं क्विनोल। क्विनोल, बेंजीन 1,4 डाइओल। तो ये आपके, अगर बेंजीन रिंग पे 2 H ग्रुप हैं तो आपको ध्यान रखना है एग्जाम में कैटेकोल, रिसोर्सिनोल और क्विनोल का IUPAC नाम आ सकता है। IUPAC नेम लिखिए, तो ये IUPAC में नाम आ जाए तो आपको सिंपल नेम दे रखे हों, साधारण नाम दे रखे हैं तो हम उसका IUPAC लिख सकते हैं, उसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके था पूरा जो मेथड है वो है आपके पूरा नोमेनक्लेचर, नामकरण। अब वापस हम वही पढ़ेंगे जैसे हमने अल्कोहल में पढ़ा था, अल्कोहल का नामकरण यानी नोमेनक्लेचर। फिर हम पढ़ते हैं प्रिपरेशन मेथड। अब हम बेंजीन को कैसे, फिनोल को हम कैसे प्रिपेयर करते हैं। प्रिपरेशन मेथड। प्रिपरेशन मेथड किसके, फिनोल के। इसके 2 मेथड होते हैं, एक होता प्रयोगशाला विधियाँ, लेबोरेटरी मेथड, प्रयोगशाला विधियाँ, लेबोरेटरी मेथड, और दूसरा होता है इंडस्ट्रियल मेथड, औद्योगिक विधियाँ। प्रिपरेशन मेथड में एक है लेबोरेटरी मेथड और एक है इंडस्ट्रियल मेथड। प्रयोगशाला मेथड जो होता है उसमें आपके 5 मेथड हैं। 5 मेथड से हम क्या बना सकते हैं, फिनोल को प्रिपेयर कर सकते हैं। और इंडस्ट्रियल मेथड में भी हम 5 मेथड से हम फिनोल को प्रिपेयर कर सकते हैं। फर्स्ट है बेंजीन डाईएजोनियम लवण, इंग्लिश में बेंजीन डाईएजोनियम सॉल्ट, फ्रॉम बेंजीन डाईएजोनियम सॉल्ट या बेंजीन डाईएजोनियम लवण से। ये एक एक करके हम पढ़ेंगे। फिर दूसरा है हेलो एरिन से, फ्रॉम हेलो एरिन्स, या इंग्लिश में हेल्प फ्रॉम हेलो एरिन्स या हेलो, एक ही बात है, हेलो एरिन से। तीसरा है बेंजीन सल्फोनिक एसिड, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, इंग्लिश और उसमें कोई फ़र्क नहीं है, इसीलिए अभी क्लासें कॉमन चल रही हैं। बेंजीन केवल स्पेलिंग लिखनी है आपको, बेंजीन, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक अम्ल से। फोर्थ है सैलिसिलिक एसिड, फ्रॉम सैलिसिलिक एसिड, फ्रॉम सैलिसिलिक एसिड। और फिफ्थ हैं आपके फ्रॉम सैलिसिलिक एसिड और फिफ्थ हैं फ्रॉम ग्रिनार रिएजेंट,
अच्छा, फ्रॉम फिफ्थ है आपके ग्रिग्नार रिएजेंट, यानी कि हम 5 मेथड से लेबोरेटरी मेथड हैं उनसे हम क्या कर सकते हैं, लेबोरेटरी में हम फिनोल को प्रिपेयर कर सकते हैं। बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट, हेलो एरिन्स, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, ग्रिग्नार रिएजेंट। फिर है इंडस्ट्रियल मेथड। इंडस्ट्रियल मेथड में भी हम फर्स्ट है क्यूमीन से, इंग्लिश में भी इसको बोलते हैं क्यूमीन से, फ्रॉम क्यूमीन, फ्रॉम क्यूमीन। सेकेंड मेथड है आपका फ्रॉम कोलतार, सेकेंड फ्रॉम कोलतार। थर्ड बेंजीन के ऑक्सीडेशन से, फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन, बेंजीन के ऑक्सीकरण से। फोर्थ है आपके दाउ, एक है राशिंग प्रोसेस या राशिंग प्रक्रम, और फिफ्थ है आपके डाउ। तो 5 मेथड है आपके लेबोरेटरी और 5 मेथड है आपके इंडस्ट्रियल। हमको इनको एक एक करके हम इनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लेबोरेटरी मेथड। लेबोरेटरी में सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रयोगशाला विधियां। प्रयोगशाला विधियों में सबसे पहले हम पढ़ेंगे फ्रॉम डाइएजोनियम सॉल्ट, डाइएजोनियम लवण से। डाइएजोनियम लवण किससे बनता है ये हम पहले पढ़ चुके हैं डाइएजोटिनेशन में, तो हम बार बार रिपीट नहीं करेंगे। एनिलीन की रिएक्शन हम किससे कराते हैं, NaNO2 प्लस HCl से, तो क्या बनता है, डाइएजोनियम सॉल्ट बनता है। ये हम पढ़ चुके हैं। डाइएजोनियम जो सॉल्ट है उसकी क्या करते हैं, भाप की प्रेजेंस में, वेपर की प्रेजेंस में इसको भाप आसवन, भाप आसवन यानी क्या होता है, वेपर डिस्टिलेशन करते हैं तो क्या बनता है, फिनोल फॉर्म होता है N2 प्लस HCl। तो फर्स्ट मेथड फ्रॉम डाइएजोनियम सॉल्ट। डाइएजोनियम सॉल्ट हम कैसे प्रिपेयर करते हैं वो हमने पिछले लेक्चर में अच्छे से डिस्कस किया। ये जो बनता है एनिलीन से बनता है NaNO2 प्लस HCl की प्रेजेंस में 273 केल्विन पर। उसको इस जो प्रोसेस होता है उसको हम डाइएजोटिनेशन बोलते हैं। दूसरा जो मेथड है हेलो, फ्रॉम हेलो एरिन्स, एरिन, हेलो एरिन से भी हम फिनोल को प्रिपेयर कर सकते हैं। फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन को अगर हम 623 केल्विन 300 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर NaOH के साथ 623 केल्विन 623 केल्विन और 300 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे अगर हम हीट करते हैं तो क्या बनता है, फिनोल बनता है और NaCl। तो ये हमारे 2 मेथड हो गए, फ्रॉम डाइएजोटिनियम सॉल्ट और फ्रॉम हेलो एरिन्स। थर्ड मेथड जो है आपका बेंजीन सल्फोनिक एसिड से, बेंजीन सल्फोनिक एसिड से। ये आ सकता है बेंजीन से आप फिनोल कैसे प्रिपेयर करते हैं, तो बेंजीन की रिएक्शन किससे कराते हैं, ओलियम H2S2O7 से। तो बनता है पहले बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनता है। इस बेंजीन सल्फोनिक एसिड की रिएक्शन हम किससे कराते हैं, ये फर्स्ट स्टेप। बेंजीन की रिएक्शन हम किससे कराते हैं,
ओलियम से कराते हैं तो सल्फोनेशन बोलते हैं इस रिएक्शन को, और क्या बनता है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। इस बेंजीन सल्फोनिक अम्ल को वापस हम किससे रिएक्शन कराते हैं, NaOH से, NaOH से रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, टेम्परेचर रखते हैं 573 केल्विन। क्या बनता है, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट SO3Na, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, इंग्लिश में भी यही बोलते हैं, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट प्लस वाटर। फिर इस सोडियम, थर्ड स्टेप, इस सोडियम सल्फोनेट कि वापस रिएक्शन किससे कराते हैं, NaOH से। 2 मोल्स लेते हैं NaOH के, क्या बनता है, सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड बनता है, Na2SO3 सोडियम सल्फाइड और वाटर बनता है। इसको बोलते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। फर्स्ट स्टेप बेंजीन की ओलियम, इसको ओलियम बोलते हैं, बेंजीन की रिएक्शन ओलियम से कराई बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड की NaOH से कराई सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट की NaOH से 573 केल्विन पर रिएक्शन कराते हैं, सोडियम फिनॉक्साइड बनता है। और सोडियम फिनॉक्साइड का HCl की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, अम्लीकरण करते हैं। वापस इसका फोर्थ प्रोसेस, 4 प्रोसेस में रिएक्शन कंप्लीट होती है। सोडियम फिनॉक्साइड की HCl से रिएक्शन कराते हैं, क्या बनता है, फिनोल। तो ये 4 स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट होती हैं बेंजीन से फिनोल। बेंजीन से क्या बना, फिनोल। 4th स्टेप में बेंजीन से सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड से सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट से सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड से फिनोल। अब जो बाकी जो आपके मेथड बचे हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू बच्चों। गुड मॉर्निंग। ठीक है, लास्ट क्लास में हम देख रहे थे कि एक प्लेट है ए और एक प्लेट है बी, और ए के पास जो चार्ज डेंसिटी वो सिग्मा 1 है, और बी के पास जो बी प्लेट है हमारे उसके पास चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा 2 है। ठीक है, तो ए प्लेट यहाँ पर पॉइंट P1 पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगी, वो कितनी बनेगी, सिग्मा ओपन 2 एप्सिलॉन नॉट, जिसको हम शीट के अंदर पढ़ के, ठीक है, कितनी बनेगी, 2 ओपन सिग्मा ओपन 2 एप्सिलॉन नॉट। और ये जो लेफ्ट डायरेक्शन है इसलिए हम कौन सी लेंगे, माइनस। और E2 जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगी वो भी कितनी बनेगी, माइनस सिग्मा ओपन सिग्मा 2, और ये कितनी होगी, सिग्मा 1 ओपन 2 एप्सिलॉन नॉट है। ठीक है, अब यहां से जो कॉमन लेंगे हम, वो क्या लिया हमने कॉमन, तो हम टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या करेंगे, तो E1 प्लस E2 कर देंगे। अब E1 प्लस E2 हमने कर दिया। अब दोनों फील्ड लाइन की डायरेक्शन कैसी है, सेम है, तो यहां से हमने कॉमन ले लिया, माइनस 1/2 एप्सिलॉन नॉट को हमने क्या कर दिया, कॉमन ले लिया। तो बचा क्या यहां पर, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई हमारी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। अब हमने क्या किया, सिग्मा 1 और सिग्मा 2 को कैसे लिया, दोनों की चार्ज डेंसिटी को हमने इक्वल कर दिया कि अगर सपोज इन दोनों की चार्ज डेंसिटी कैसी हो, बराबर हो, यानी सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 और इज इक्वल टू सिग्मा, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो कितनी आ जाएगी, तो माइनस का माइनस एज इट इज रहेगा, और क्या हो जाएगा, ये जो सिग्मा प्लस सिग्मा कितना हो जाएगा, 2 सिग्मा, तो 2 सिग्मा ओपन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी हो जाएगी, माइनस सिग्मा ओपन एप्सिलॉन नॉट, जिसको हमने लास्ट क्लास में कैलकुलेट किया था। अब हमको नेक्स्ट कैलकुलेट करना है
नेक्स्ट हमको करना है विद इन, यानी दोनों प्लेट के बीच में कोई पॉइंट है P2, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों प्लेट के कारण कितनी होगी। तो अब यहां से हम डायरेक्ट समझेंगे, शॉर्ट में करेंगे, पूरा डिराइव नहीं करेंगे इसको। अब ये जो प्लेट है वो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना रही है वो कौन सी डायरेक्शन में बना रही है, इस डायरेक्शन में, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, E1 है। अब ये वाली जो प्लेट है, ये प्लेट के पास भी कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, और वो ये जो प्लेट है वो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना रही है वो कौन सी बना, किस डायरेक्शन में बना रही है, तो वो बना रही है इस डायरेक्शन में, ये वाली डायरेक्शन में, ठीक है। और वो कितनी बना रही है, E2 बना रही है, E2 बना रही है। अब हम जानते हैं कि डिस्टेंस तो मैटर करता ही नहीं यहाँ पर, कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पे डिपेंड तो करते ही नहीं है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई E1 और E2, तो E1 कितनी बनी, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, पूरी थ्योरी मैंने पिछली जो क्लास थी उसमें मैंने लिखी थी, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो जो E1 इलेक्ट्रिक फील्ड बनी वो कौन सी, कैसी बनी, तो E1 की वैल्यू बनी σ1 अपॉन एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। कितनी बनी, E1 जो बनी यहाँ पर इस पॉइंट पर वो कितनी बनी, E1 इज इक्वल टू σ1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि जो प्लेट ए है, ए के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनी, ए के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनी यहाँ पर वो कितनी बनी, E1, और E1 की वैल्यू कितनी है, σ1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये जो प्लेट है A1 इसकी चार्ज डेंसिटी कितनी है, σ1। अब डायरेक्शन बताओ, तो सिग्मा E1 की जो डायरेक्शन है वो कौन सी डायरेक्शन है, राइट डायरेक्शन है, तो हम कौन सी लेंगे, पॉजिटिव, ठीक है। अब बी प्लेट के कारण यहाँ पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनी, बी के कारण P2 पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो कौन सी हो जाएगी, E2, और E2 की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, तो E2 की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी सिग्मा, और चार्ज डेंसिटी कौन सी है, σ2 डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, कितनी होगी, 2 एप्सिलॉन नॉट होगी। अब यहाँ पर जो E2 बन रही है वो कौन सी बन रही है, लेफ्ट साइड में, यानी अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये कौन सी हो जाएगी, माइनस, कौन सी लेंगे, माइनस। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर बनेगी तो वो कितनी बन जाएगी, तो E नेट इज इक्वल टू E1 प्लस E2, कितनी होगी, E1 प्लस E2, और E1 प्लस E2 की वैल्यू हम पुट करेंगे तो E1 कैसा है हमारा, पॉजिटिव, यानी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, σ1, और यहाँ पर ये कैसी है, माइनस में, तो माइनस के क्या हो जाएगा, σ2 ओपन क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट, क्या हो जाएगा, σ2 ओपन 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि माइनस की ये वाली, अब ये होगी, तो ये हमको मिली नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, तो यहाँ से कॉमन जो आ रहा है वो आ रहा है 1 ओपन 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ रहा है, अंदर ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, σ1 माइनस σ2, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई विद इन प्लेट, ठीक है, दोनों प्लेट के बीच में। अब हमने क्या कंडीशन लगाई, इफ σ1 इज इक्वल टू σ2, σ1 किसके बराबर, σ1 बराबर σ2, और दोनों किसके बराबर है, सिग्मा के बराबर है। अब दोनों सिग्मा के बराबर है तो क्या हो जाएगा, σ1 को क्या लिखेंगे, सिग्मा, σ2 को भी क्या लिखेंगे, सिग्मा माइनस सिग्मा कितना होगा, 0, तो ये कितना होगा, 1/2 एप्सिलॉन नॉट का मल्टीप्लाई 0 के साथ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, 0, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन प्लेट कितनी होती है, 0, अगर दोनों प्लेट की चार्ज डेंसिटी कैसी हो, सेम। कंडीशन को क्या ध्यान रखना है, अगर दोनों प्लेट की चार्ज डेंसिटी σ1 और σ2 दोनों कैसे हैं, बराबर है, तो विद इन प्लेट जो चार्ज, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी होगी, 0 होगी, कितनी होगी, 0 होगी। अगर दोनों चार्जेस, दोनों प्लेट के पास चार्जेस कैसे हैं, सिमिलर चार्जेस, तो कंडीशन को क्या ध्यान रखना है, अगर दो पैरेलल प्लेट है, दोनों पैरेलल प्लेट के पास जो चार्ज है वो सेम चार्ज है, यानी पॉजिटिवली चार्ज, दोनों प्लेट कैसी है, पॉजिटिवली चार्ज है, और अगर दोनों के पास, दोनों प्लेट के ऊपर जो चार्ज डेंसिटी है वो कैसी है, सेम है, यानी σ1 किसके बराबर है, σ2 के बराबर है, तो वहां पर दोनों प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, 0, और लेफ्ट साइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो हमने निकाली थी लास्ट क्लास में, और लेफ्ट साइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी हो जाएगी, माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, कितनी हो जाएगी, माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो विद इन मीडियम अगर चार्ज डेंसिटी कैसी है, सेम है, तो विद इन प्लेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी हो जाएगी, 0। अब हमको निकालना है नेक्स्ट आउटसाइड। तो आउटसाइड हम कैसे निकालेंगे, तो आउटसाइड कोई पॉइंट है P, जिसको बोला है राइट साइड में कोई पॉइंट है, या रीजन थर्ड में जो पॉइंट है P। अब यहां पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेट ए के कारण यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन होगी ये वाली, यानी उसको हमने बोला E1, और E1 की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, तो E1 की जो चार्ज डेंस, जो प्लेट ए है, प्लेट ए के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी पॉइंट कहां पर, P3 पर, और P3 पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कौन सी हो जाएगी, E3, और E3 की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, तो प्लेट ए की चार्ज डेंसिटी कितनी है, σ1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब फील्ड जो बन रही है वो कौन सी डायरेक्शन में बन रही है, राइट साइड में, तो इसको हम कैसा लेंगे, प्लस,
ठीक है। अब प्लेट बी के कारण पॉइंट P3 पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, E2। क्या बोलेंगे, E2 बोलेंगे। और E2 की जो वैल्यू होगी वो कौन सी हो जाएगी, तो E2 की जो वैल्यू होगी, चार्ज डेंसिटी प्लेट बी पर कितनी है, तो प्लेट बी पर चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2, तो बन जाएगी सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब ये भी कैसी है, तो ये भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो राइट डायरेक्शन में बन रही है, यानी राइट साइड में बन रही है, तो कैसी होगी, प्लस होगी। अब जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, E1 प्लस E2, E1 प्लस E2। अब E1 प्लस E2 की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ से दोनों प्लस है, कॉमन क्या आ सकता है, तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया, ब्रैकेट के अंदर आ गया सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। तो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड P3 पर आ गई। अगर हमने कंडीशन लगा दी इफ सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 इज इक्वल टू सिग्मा, ठीक है, देन क्या हो जाएगा, तो सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 और ये दोनों किसके बराबर है, सिग्मा के बराबर है, देन इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिग्मा 1 की जगह क्या पुट करेंगे, सिग्मा, और सिग्मा 2 की जगह भी क्या पुट करेंगे, सिग्मा पुट करेंगे, तो क्या आ जाएगा 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई वो कितनी आई, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो हमने 3 अलग अलग रीजन यानी P1, P2 और P3 तीनों पर अगर चार्ज, दोनों प्लेट की चार्ज डेंसिटी कैसी है, सेम है, अगर दोनों, कंडीशन क्या ध्यान रखना है कि दोनों प्लेट पर सिमिलर चार्ज है, दोनों प्लेट पे जो चार्ज डेंसिटी है सिग्मा 1 और सिग्मा 2 दोनों कैसी है, बराबर है, तो P1 पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी हो जाएगी, माइनस सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट, जिसको हमने कैलकुलेट किया। P2 पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी होगी, 0, और P3 पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कौन सी हो जाएगी, प्लस सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट, जिसको हमने अभी कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। कंडीशन क्या सेटिस्फाई क्या होनी चाहिए कि दोनों प्लेट किसी सिमिलर चार्ज होने चाहिए दोनों प्लेट के पास, और चार्ज डेंसिटी दोनों प्लेट के पास कैसे होनी चाहिए, बराबर होनी है। अगर अलग अलग होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, अलग अलग होगी। ठीक है, अब हमको निकालना है कि जैसे कि हमने 2 पॉजिटिवली चार्ज प्लेट, पैरेलल प्लेट का तो हमने निकाल दिया। अब अगर यहां पर पॉजिटिवली प्लेट नहीं है, अपोजिटली चार्ज प्लेट है, अब यहां पर क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। ठीक है, चार्ज कैसे, अपोजिट चार्ज है, यानी एक के पास प्लस है और एक के पास कैसे, माइनस चार्ज। जैसे कि ये कोई प्लेट है, ए प्लेट है, और ये कोई प्लेट है, बी प्लेट है। अब ए प्लेट के पास चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा 1, और बी प्लेट के पास चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा 2। इसके पास सपोज प्लस चार्ज है, इस प्लेट के पास कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज है, इस प्लेट के पास माइनस चार्ज है। ठीक है, तो वही 3 कंडीशन दे रही कि हमको कि लेफ्ट साइड में कोई पॉइंट है P1, ठीक है, कहाँ पर है, लेफ्ट साइड में, जिसको हम कह सकते हैं रीजन फर्स्ट भी कह सकते हैं। एक विद इन प्लेट है, विद इन प्लेट कोई पॉइंट है P2, ठीक है, और एक आपको दे रखा है राइट साइड में, या हम कह सकते हैं रीजन थर्ड। ठीक है, तो राइट साइड में कोई पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट है, P3। यहां पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, सेम वही कंडीशन लगाएंगे। अब यहां पर ये पॉइंट है P1 पर जो प्लेट ए के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, तो हम जानते हैं प्लस है, तो कैसी होगी, आउटसाइड। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी होगी, E1, और E1 की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, तो अब लेफ्ट साइड है, तो लेफ्ट साइड में हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लेंगे, माइनस लेंगे, तो माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब माइनस चार्ज है, अब ये जो माइनस चार्ज है वो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे, वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बनाएंगे यहाँ पर, तो वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर बनाएंगे E2। कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे, E2, और E2 की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी होगी, तो E2 की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी प्लेट बी के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो यहाँ पर कितनी हो जाएगी, तो वो यहाँ पर हो जाएगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। कितनी हो जाएगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब ये कैसी है, लेफ्ट साइड है, माइनस, और चार्ज भी कैसे है, माइनस है, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कैसे होगी, प्लस होगी, यानी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप निकालोगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर जो निकलेगी, अब एक कितना बना रहा है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और एक बना रहा है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये माइनस का ये प्लस का, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको यहाँ पर मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 0 मिलेगी। कितनी मिलेगी, 0। ठीक है, विद इन प्लेट। अब विद इन प्लेट को आप अगर देखना है, दोनों प्लेट के बीच में देखना है, तो दोनों प्लेट के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, अब प्लस जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर बनाएगा वो कौन सी डायरेक्शन में बनाएगा, तो वो इस राइट डायरेक्शन में बनाएगा, और वो कौन सी होगी, E1, और माइनस जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा वो भी राइट डायरेक्शन में बनाएगा, और वो कितनी होगी, E2। अब दोनों की डायरेक्शन कैसी है, सेम है।
दोनों की डायरेक्शन कैसी है, सेम है। तो अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि हमने देखा कि E1 की जो डायरेक्शन थी, जो प्लेट ए पर जो ए प्लेट है वो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना रही है वो E1 बना रही है, और प्लेट जो बी है वो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बना रही है वो कैसी है, E2 है। और E2 की जो डायरेक्शन है यहाँ पर वो कैसी है, तो E2 की डायरेक्शन कैसी है, इनसाइड है, और ये जो E1 की जो डायरेक्शन है वो कैसी है, आउटसाइड है। तो यहाँ पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई वो कितनी आ गई, 0 हो गई, ठीक है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन कैसी थी, राइट साइड, और राइट साइड डायरेक्शन के लिए हम साइन कौन सा लेंगे, प्लस। तो प्लेट बी के कारण यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनी वो कौन सी, इसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 और इसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2। तो इसके ने राइट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई E2, और E1 कैसे बना, लेफ्ट साइड में बना। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारी बनेगी वो कैसे बनेगी, क्योंकि एक माइनस आएगा एक प्लस आएगा, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बनेगी, तो देख लो कि E इज इक्वल टू कितना हो गया, E1 प्लस E2, ठीक है। अब E इज इक्वल टू E1 कितना दे रखा है, तो आपको जो E1 दे रखा है वो कितना देखा है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और E1 की वैल्यू है जो वो कैसी है, माइनस है, कैसी है, माइनस, प्लस का प्लस एज इट इज आ गया, ठीक है। E2 की जो वैल्यू आपको दे रखी है वो कितनी दे रखी है, अब E2 बन रहा है राइट साइड में, डायरेक्शन कैसी, पॉजिटिव, तो हमने ले लिया सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ से जो कॉमन लेंगे हम वो कॉमन क्या आ जाएगा, तो E इज इक्वल टू कॉमन क्या ले लिया, 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हमने क्या कर दिया, कॉमन ले लिया, क्या कर दिया, कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर जो ये सिग्मा 1 है वो कैसा है, माइनस में, तो क्या हो जाएगा, माइनस सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, ठीक है। अब दोनों अगर चार्ज डेंसिटी कैसी है, सेम है, अगर दोनों चार्ज डेंसिटी कैसी है, सेम है, इफ सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 और इज इक्वल टू सिग्मा, अगर सिग्मा 1 और सिग्मा 2 दोनों कैसे हैं, इक्वल है, तो क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस सिग्मा और प्लस सिग्मा, तो कितना हो जाएगा, 0, और 0 को मल्टीप्लाई होकर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, 0। तो लेफ्ट साइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी होगी, 0 होगी। अब हमको निकालना है विद इन प्लेट, यानी दोनों प्लेट के बीच में। अब दोनों प्लेट के बीच में जो प्लस वाली प्लेट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड बना रही है राइट साइड में, और जो माइनस वाली जो फील्ड है वो भी क्या, माइनस वाली जो प्लेट है वो भी किस डायरेक्शन में बना रही है, राइट साइड में बना रही है। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी हो जाएगी, तो दोनों की डायरेक्शन कैसी है, E1 और E2 दोनों की डायरेक्शन कैसी है, सेम है। तो E1 कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, सॉरी प्लेट ए कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, चार्ज डेंसिटी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और राइट डायरेक्शन में बना रहा है यानी पॉजिटिव लेंगे। E2 जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना रही है प्लेट बी, उसकी चार्ज डेंसिटी कितनी, सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और दोनों कैसी है, प्लस है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी वो कितनी आ जाएगी, E इज इक्वल टू E1 प्लस E2, कितनी आ जाएगी, E1 प्लस E2। अब E1 प्लस E2 की जो वैल्यू रखेंगे, दोनों की वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव है, यानी सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया, अंदर बचा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, कितना बचा, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। अब कंडीशन हमने चिपका दी, क्या कंडीशन चिपकाई हमने, कि सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 इज इक्वल टू सिग्मा, देन इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी सिग्मा 1 और सिग्मा 2 दोनों कैसे बराबर है, तो कितना हो जाएगा, और दोनों किसके बराबर है, सिग्मा के बराबर है, तो कितना हो जाएगा, सिग्मा प्लस सिग्मा कितना हो गया, 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, कट गया। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी बनी वो कितनी बनी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, कितनी बनी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई थी, तो 0 आ गई, क्योंकि E1 लेफ्ट साइड था और E2 जो था, क्योंकि माइनस जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है वो इनसाइड बनाता है, और जो प्लस बनाता है वो कैसे बनाएगा, आउटसाइड। तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, और एक कैसी है अपोजिट डायरेक्शन में और एक कैसी है राइट डायरेक्शन में। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई वो कैसी आ गई, 0 आ गई, अगर चार्ज डेंसिटी कैसी है, सेम है। तो हमने देख लिया कि चार्ज डेंसिटी अगर सेम है तो विद इन प्लेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो कितनी बनेगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर चार्ज डेंसिटी दोनों की अलग है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो कितनी बनेगी, 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। अब हमको निकालना है हाँ, अब हमको निकालना है पॉइंट P3। अब P3 पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो कैसे बनेगी, तो प्लेट ए, कौन सी प्लेट, ए प्लेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगी कहाँ पर, P3 पर वो इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने बोला E1, ठीक है। प्लेट बी जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगी P3 पर उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने बोला E2, ठीक है। अब बताओ E1 की जो डायरेक्शन होगी, प्लेट बी कौन सी है, पॉजिटिव प्लेट है, तो और ये जो प्लेट यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगी वो कैसे बनाएगी, आउटसाइड, ठीक है। तो उसकी डायरेक्शन होगी ये वाली, राइट डायरेक्शन, यानी E1। अब माइनस वाली जो प्लेट है बी प्लेट, वो जो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगी वो कैसे बनाएगी, इनसाइड, ये वाली, और इसकी जो वैल्यू है वो कौन सी है, E2 है, ठीक
ठीक है। तो E1 कितनी होगी, तो E1 की चार्ज डेंसिटी कितनी, सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और कैसी, राइट डायरेक्शन में बना रही है यानी कैसी, प्लस का, ठीक है। E2 जो बनाएगी वो कौन सी बनाएगी, माइनस, क्योंकि लेफ्ट में बना रही है तो माइनस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ड्यू टू प्लेट ए और बी कितनी हो जाएगी, E इज इक्वल टू E1 प्लस E2, और E1 प्लस E2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो एक आया सिग्मा 1 प्लस 2 एप्सिलॉन नॉट और दूसरा आया प्लस का प्लस, और ये कैसा माइनस का है तो माइनस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट आ गया, ठीक है। कॉमन ले लिया हमने, तो कॉमन ले लिया क्या गया, 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया, इधर से बचा क्या, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई P3 पर। अगर कंडीशन चिपकाई हमने, क्या चिपकाई हमने कि इफ सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 और इज इक्वल टू सिग्मा, देन जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी हो जाएगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी सिग्मा 1 और सिग्मा 2 दोनों बराबर है, यानी और किसके बराबर, सिग्मा के। तो यहाँ पर भी सिग्मा 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 माइनस सिग्मा कितना हो गया, 0 हो गया, 0 को मल्टीप्लाई करके किया तो कितना आ गया, 0 हो गया। अब यहाँ पर 3 कंडीशन है, अगर दोनों अपोजिटली चार्ज है, प्लेट है, अगर दोनों जो प्लेट है उनके पास अपोजिट चार्ज है, एक के पास प्लस है और एक के पास कैसे है, माइनस चार्ज है, तो क्या हो जाएगा, एक प्लेट के पास प्लस चार्ज, एक प्लेट के पास माइनस चार्ज, तो यहाँ पर जो P1 पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो 0 बनेगी। अगर दोनों, कंडीशन क्या है, तो कंडीशन ये है कि दोनों जो प्लेटें हैं उनके पास अपोजिट चार्ज है और चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 और सिग्मा 2 दोनों कैसे हैं, बराबर है, तो P1 पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो 0 बनेगी। P2 पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो बनेगी सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट, और P3 पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो कितनी बनेगी, 0। अगर दो अपोजिटली चार्ज प्लेट है तो उनके आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, 0 होती है, और इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट। इसको हमने प्रूव कर दिया, और यही प्रिंसिपल आपके कैपेसिटर के अंदर लगता है, जो कि हम 4th चैप्टर में पढ़ेंगे। तो कैपेसिटर के अंदर आपने देखा होगा 2 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, 2 प्लेट है, उसके आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, तो आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली फॉर बाउंड कहां पर होती है, तो इनसाइड ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ये प्लस और ये माइनस, ठीक है। तो कितनी होगी, सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट, आउटसाइड कितनी होगी, तो आउटसाइड हमेशा कितनी होगी, 0 होगी। तो ये हमने देख लिया कि 2 अपोजिटली चार्ज प्लेट है और 2 सिमिलरली चार्ज प्लेट है, उनके आउटसाइड विद इन प्लेट, और यानी लेफ्ट साइड विद इन प्लेट और राइट साइड प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है। अगर सिमिलर चार्ज है तो हमने देखा था इनसाइड कितनी होती है, 0 होती है, और आउटसाइड कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। अब अगर दोनों अपोजिटली चार्ज है तो आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, 0 होगी, और इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी होगी, सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये एक एप्लीकेशन हमने देख ली, 2 एप्लीकेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 2 अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट और 2 पॉजिटिवली चार्ज पैरेलल प्लेट, ये दोनों हमने कंप्लीट कर दिया। अब हमको नेक्स्ट जो निकालना है कि कोई आपको शेल दे रखी है और उस शेल के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो हमको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो ये हमारी 4 एप्लीकेशन होगी, जो 5वीं एप्लीकेशन है हम इसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यूस करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी को सुप्रभात। लास्ट क्लास में अपन ने क्या पढ़ा था, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र यानी ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, सोमेटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमस के अंदर या स्वायत्त के अंदर क्या पढ़ा था, अनुकंपी और परानुकंपी। अब उसका थोड़ा सा हमें नोट्स के रूप में लिखना बाकी था, हम नोट्स के रूप में लिख रहे थे। लिखने में क्या लिख लिया था अपन ने, परिधि तंत्रिका तंत्र के बारे में लिख रहे थे। उसके अंदर क्या लिखा, यह मस्तिष्क और मेरु से आने वाली तंत्रिकाओं से मिलकर बना होता है, जिसके अंदर कपाली तंत्रिका और मेरु तंत्रिकाएं थी। कपाली तंत्रिकाओं की संख्या 12 जुड़ी होती है और मेरु तंत्रिकाओं की संख्या 31 जुड़ी होती है। आज अपन सीधा स्टार्ट करेंगे कहाँ से, कपाली तंत्रिकाएं। कहाँ से स्टार्ट करें, कपाली तंत्रिका है ना, यहीं से अपन लिखेंगे, स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अपना नोट्स का रूप का बाकी था, सारा अपन ने समझने में समझ लिया था। तो कपाली तंत्रिका के बारे में लिख लेते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, क्रेनियल नर्व्स है ना, क्रेनियल नर्व्स। ये खोपड़ी से निकलने वाली
तंत्रिकाएं होती हैं, इनकी संख्या 12 जोड़ी होती है। कहाँ होती है? ये वाला भाग है ना, ये ग्रीवा के ऊपर से भाग वाले में ये पूरी क्रेनियल नर्व्स ही पाई जाती है। और इन क्रेनियल नर्व्स में क्या क्या आता है? जैसे घ्राण तंत्रिका, फिर ऑडिटरी, फेशियल, वेगस, स्पाइनल, ट्रांसजेमिन, न्यूक्लियर, ठीक है, ऑप्टिक नर्व्स। घ्राण तंत्रिका, घ्राण मतलब श्रवण में सूंघने वाली है ना, जो ऑल फैक्ट्री ग्लैंड्स होती हैं आपके, जिसे घ्राण तंत्रिका कहते हैं, जिसे आप सूंघते हैं। तो सूंघना, देखना, बोलना, सूंघना, है ना, ये सारी जो तंत्रिकाएं होती है वो आपकी 12 जोड़ी इसी के अंदर आती है। तो 12 जोड़ी तंत्रिका किसकी होगी? ये इसी के अंदर होगी। और अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग तंत्रिकाएं होती हैं, जैसे प्रेरक तंत्रिका, संवेदी तंत्रिका, मिश्रित तंत्रिका, ठीक है। जैसे संवेदी तंत्रिका क्या करेगी? आपकी सूचना को ले जाएगी। प्रेरक तंत्रिका क्या करेगी? आदेश को लाएगी। मिश्रित में दोनों कार्य चलेंगे, और ये सारे कार्य किसके द्वारा होंगे? नर्व्स के द्वारा, तंत्रिका के द्वारा, है ना, न्यूरॉन्स के द्वारा किए जाएंगे, है ना। तो ये कपाली तंत्रिका के बारे में वर्णन हो गया। अब अपन लिखते हैं मेरु तंत्रिका के बारे में। मेरु तंत्रिका यानी स्पाइनल नर्व्स। ये मेडुला ऑब्लांगेटा से कटी भाग तक फैली रहती हैं। इनकी संख्या 31 जोड़ी होती है। कटी वाले भाग मतलब क्या हो गया? यहाँ से बढ़ जाती है और यहाँ से बढ़ जाती है। यहाँ से बढ़ने पर पैरों में फैल जाती है, यहाँ से बढ़ के हाथों में चली जाती है। तो कटी वाले भाग से फूल कर हाथ व पैरों के लिए तंत्रिकाएं निकलती हैं। कटी वाले भाग से खुलकर हाथ और पैरों के लिए निकलती है। इसमें पृष्ठ मूल वाली तंत्रिका, क्या लिखा? इसमें पृष्ठ मूल वाली तंत्रिका संवेदी प्रकार की पृष्ठ मूल वाली कौन सी होती है? संवेदी यानी सेंसरी। तथा अधर मूल वाली प्रेरक प्रकार की होती है। पृष्ठ मूल वाली कौन सी होती है? संवेदी प्रकार की। तथा दूसरी कौन सी होती है? प्रेरक प्रकार की। इस कारण
मेरु तंत्रिकाएं मिश्रित प्रकार की होती हैं। मतलब प्रेरक और संवेदी दोनों आ गई, दोनों मिलकर क्या बनाएगी, तीसरे प्रकार की बना देगी, उससे क्या कहेंगे, मिश्रित प्रकार की यानी मिक्स्ड नर्व हो जाएगी। तो ये आपके मेरु तंत्रिका का वर्णन हो गया। ठीक है, और 31 जोड़ी होती है। 31 जोड़ी में कौन कौन सी होती है, मैंने थोड़ी देर पहले बताया। ग्रीवा वाले भाग से लेकर कितनी होती है, 8 जोड़ी। फिर आपके ग्रीवा से नीचे भाग कौन सा आता है, वक्षीय रीढ़। वक्षीय मतलब होता है आपके सीने का भाग। तो वक्षीय और रीढ़ की हड्डी से लेकर वक्षीय वाली तंत्रिकाओं में कौन बटा होता है, वक्षीय रीढ़ तंत्रिकाएं, जिनकी संख्या कितनी होती है, 12 जोड़ी। फिर कटी वाले भाग में कितनी होती है, 5 जोड़ी। फिर त्रिक वाले भाग यहाँ से बटी होती है, लास्ट वाले भाग से, इसमें कितनी होती है, 5 जोड़ी। फिर अनुत्रिक वाला भाग होता है, एक लास्ट बचा होता है, जिसके अंदर कितनी होती है, 1 जोड़ी। इस प्रकार टोटल 31 जोड़ी आपके तंत्रिका कौन सी होती है, मेरु तंत्रिका में बटी होती है 31 जोड़ी। तो ये आपके कौन से भाग हो गए, मेरु तंत्रिका और कपाली तंत्रिकाओं के बारे में बात कर ली। अब अपन थोड़ा सा लिख लेते हैं स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के बारे में। ठीक है, तो आपके पूरा ये तंत्रिका तंत्र वाला सिस्टम खत्म हो जाएगा। तो फटाफट इसको उतार लीजिए, तब तक अपन स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ लेंगे। तो आपका पूरा ये तंत्रिका तंत्र वाला सिस्टम खत्म हो जाएगा, जिसके अंदर CNS, PNS, ऑटोनोमस, सोमेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक, ये सारे सिस्टम खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो लास्ट वाला अपन पढ़ लेते थोड़ा सा स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के बारे में, जिसकी क्रियाविधि मैंने आपको समझा दी थी। कौन सी थी, अनुकंपी और परानुकंपी, जिसके अंदर गैंग्लियन बीच में पार्ट पाया जाता है, जो क्या करता है, आपके कॉन्स्ट्रक्शन वाला काम करता है, जिससे आपके मैसेज आगे तक ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो एक का काम कैसे होगा, दूसरा का काम कैसे होता है, ये मैंने आपको समझा देता। ठीक है, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। ठीक है ना, इसके अंदर लिखना बाकी था अपने नोट्स के रूप में। ठीक है ना, क्या बोलते हैं इसको, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ठीक है ना, क्या होता है ये, यह पूर्णतया चालक तथा नियंत्रण रहित होता है। सहित नहीं है ना, रहित, क्योंकि ये इनवॉलेंट्री एक्शंस के रूप में आता है अपने अंदर, है ना, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री अनैच्छिक क्रियाओं के रूप में ये आता है। यह उन अंगों की क्रियाओं या उन अंगों की क्रियाओं का संचालन करता है, या उन अंगों की क्रियाओं का संचालन करता है जो इच्छा से नहीं, जो अपनी इच्छा से नहीं अपितु स्वयं ही कार्य करते हैं, जैसे हृदय, फेफड़े, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, हो गया ना अनैच्छिक क्रिया। हृदय का धड़कना, फेफड़ों के अंदर वायु का भरना, अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा हमारे एंजाइम का सिक्रेशन, ये सारे क्या हैं, इनवॉलेंट्री एक्शंस में आते हैं, यानी अनैच्छिक क्रियाओं में आते हैं। उनके द्वारा उनके जो कार्य हैं वो सारे किस में आते हैं, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत आते हैं। यह एक प्रेरक तंत्र है जो अंगों की अनैच्छिक क्रियाओं का नियमन करता है, ठीक है। इसके
दो भाग हैं, इसके दो भाग हैं, अनुकंपी और दूसरा परानुकंपी। ठीक है, अनुकंपी का उल्टा परानुकंपी में होगा, ये ध्यान रखना आपको, है ना। हृदय की क्रियाविधि को बढ़ाएगा तो ये कम करेगा, है ना। ये ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगा तो ये कम करेगा, है ना समझ। ये लार ग्रंथि का सिक्रेशन कम करेगा तो ये ज़्यादा करेगा। मतलब कुल मिलाकर अपोजिट कार्य करेगा। एक टेबल पूरी बनी हुई है के अंदर, जो आपको सिर्फ क्या कर सारणीबद्ध रूप से उतार लेनी है ना। तो अनुकंपी और परानुकंपी का वर्णन भी अपन ने पढ़ लिया है, तो उसका जिस अपोजिट काम इसके अंदर किया जाएगा ना। तो थोड़ा सा अनुकंपी परानुकंपी भी अपन देख लेते हैं, ठीक है ना। तो अनुकंपी परानुकंपी क्या करता है ना। क्या करता है ये, शरीर को आपात परिस्थितियों में सामना करने हेतु तैयार करता है। कौन, अनुकंपी, है ना। इस स्थिति में हृदय की गति का तेज होना, दूसरा क्या हो जाएगा, श्वास गति का बढ़ना, ठीक है। तो इसमें हृदय गति की तेज हो जाएगी तो परानुकंपी में कम हो जाएगी, इसमें श्वास तेज चलेगी, इसमें कम चलेगी, ठीक है। तो ये क्या करता है, और परिस्थितियों, विकट परिस्थितियाँ जब आती है तो उसको सामना करने के लिए हमें प्रिपेयर करता है। परानुकंपी यह विकट परिस्थितियों से पुनः सामान्य स्थिति में लाने का कार्य करता है। इस तंत्र पर भावनाओं का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है, जैसे डर, सुख, क्रोध, ठीक है। ये सब भावनाएं, इन पे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो ये अपना अनुकंपी परानुकंपी तंत्र हो गया। अब अपना पूरा स्वायत्त तंत्रिका तंत्र भी खत्म हो गया। अब अपन जब भी अगली क्लास होगी अपन किसके बारे में बात करेंगे, अपने रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स आर्क या प्रतिवर्ती क्रिया के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम के रिलेटेड जितनी भी डिजीज थी उसके बारे में डिस्कस कर ली थी। आपके बहुत सारी दे रखी है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होती है वो मैंने आपको बता दी। जैसे जॉन्डिस है तो हम डाइजेशन में पढ़ेंगे, इसके बाद आपके डायबिटीज़ मेलाइटिस है उसको भी हम डाइजेशन में पढ़ेंगे। लेकिन इससे रिलेटेड जो होती किडनी से, जैसे डायबिटीज़ इंसिपिडस, और उसमें जो टर्मिनोलॉजी आई थी जैसे पॉलीडिप्सिया, तो मैंने आपको कहा था पॉलीडिप्सिया आपके दे रखी होगी बुक में, और पॉलीडिप्सिया क्यों होता है वो नहीं दे रखा, आपके सिर्फ एक लाइन दे रखी है पॉलीडिप्सिया में होता क्या है। तो मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या होती है, प्यास बढ़ जाती है आपकी, मतलब बार बार आपको क्या लगता
लगती है, प्यास लगती है, और क्यों लगती है उसका रीजन मैंने आपको बता दिया था। इसके बाद हाइपोकैलेमिया के बारे में देखा, यानी लॉस ऑफ पोटेशियम आयन। आपके सीधा टर्मिनोलॉजी दी जाएगी व्हाट इज हाइपोकैलेमिया, या इस डिजीज की वजह से क्या होता है, तो लॉस ऑफ पोटेशियम आयन। इसके बाद हमने ब्लड फेलियर देख लिया था, गाउट देख लिया था, मतलब रीनल फेलियर देख लिया था, इसके बाद गाउट डिजीज के बारे में देख लिया था, और नेफ्राइटिस भी देख लिया था। तो रीनल फेलियर में भी मैंने आपको बहुत सारी डिजीज बताई, जैसे एनयूरिया बताया था आपको, इसके बाद ओलिगोयूरिया बताया था। दोनों में डिफरेंस है। ओलिगोयूरिया में क्या होगा, लेस प्रोडक्शन होता है, मतलब यूरिन वॉल्यूम जो होता है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। मतलब पर डे आप 1.5 टू मतलब यूं कह सकते हो 1.5 टू 1.8 लीटर एक्सक्रीट करते हैं यूरिन, लेकिन वहां पे एक्सक्रीशन कितना हो जाता है, 50 टू 100 ml पर डे, यानी डिक्रीज हो जाएगा वॉल्यूम। इसके बाद मैंने बताया था आपको एनयूरिया, जिसमें और ज़्यादा ही डिक्रीज हो जाता है, उसको उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, एनयूरिया कहेंगे, और उसमें कितना होता है 50 ml पर डे। आपको ध्यान रखना ml की बात हो रही है, यानी बहुत ही ज़्यादा कम क्वांटिटी में आप क्या करते हो, यूरिन को एक्सक्रीट करते हो। एक बात ध्यान रखना, यूरिन ज़्यादा एक्सक्रीट करना भी क्या है, एक डिजीज है, और कम एक्सक्रीट करना भी क्या है, एक डिजीज है। यानी बैलेंस अमाउंट में क्या होनी चाहिए, आपकी यूरिन एक्सक्रीट होनी चाहिए, नहीं तो आपका वाटर लॉस हो सकता है, बहुत सारे आयंस लॉस हो सकते हैं, उसका रीज़न है ये। इसके बाद मैंने आपको उससे रिलेटेड जितने, जैसे एल्कप्टन यूरिया के बारे में हमने पढ़ा, वो क्या होता है एल्कप्टन यूरिया, और एक यूरेमिया। मोस्टली यूरेमिया के बारे में आपके पूछा भी जाता है कि मतलब जो आपका ब्लड होता है उसके अंदर यूरिया की क्वांटिटी बढ़ जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, यूरेमिया कहते हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना यूरेमिया क्या है, तो यूरेमिया में क्या होता है, ब्लड जो होता है उसके अंदर यूरिया की क्वांटिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और ये क्यों होता है, कि किडनी के अंदर कुछ न कुछ प्रॉब्लम आएगी, जैसे हमने बताया था कौन सा, रीनल फेलियर, जिसकी वजह से आपको यूरेमिया हो सकता है। क्यों, क्योंकि रीनल फेलियर होगा तो आपका जो ब्लड सप्लाई है टू किडनी क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। जितना अमाउंट में ब्लड सप्लाई होना चाहिए किडनी को उतना हो नहीं पाता है, जिसकी वजह से फिल्टर भी क्या होगा, कम होगा, तो यूरिया आपकी बॉडी के अंदर बना रहेगा। गाउट भी ध्यान रखना, यूरिक एसिड डिपोजिशन, क्योंकि यूरिक एसिड क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है। बाकी हम यूरिया की बात करें, अमोनिया की बात करें, लिक्विड फॉर्म में होते हैं, लेकिन आपका जो यूरिक एसिड होता है वो क्या होता है, वो सॉलिड फॉर्म में होता है। जैसे हम एक्सक्रीशन की बात करें, 3 टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं, अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक और यूरिकोटेलिक। तो यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं, जो डेजर्ट में होते हैं मेनली, ऐसा एनवायरमेंट जहां पे पानी की क्या हो, कमी हो, एनवायरमेंट में पानी बहुत ही कम हो। तो जैसे डेजर्ट जोन की बात करें हम, तो डेजर्ट जोन में क्या होता है, वहाँ पे रहने वाले ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनके पास पानी बहुत ही कम होता है, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, उनके पास एक अडेप्टेशन होता है कि वो यूरिन एक्सक्रीशन बहुत ही कम करते हैं, और करते भी किस फॉर्म में करते हैं, सॉलिड फॉर्म में, ताकि वाटर लॉस ना हो। इसलिए आपको ये पता होना चाहिए। अब हम आगे जो बढ़ेंगे वो है आपका डायलिसिस। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, डायलिसिस। तो डायलिसिस के बारे में देखेंगे। डायलिसिस, अब ये डायलिसिस होता क्या है, तो जब किडनी फंक्शन करना या प्रॉपर फंक्शन करना क्या होती है, बंद हो जाती है किसी ह्यूमन बीइंग के अंदर, तो आर्टिफिशियली उसको क्या करते हैं, ब्लड को फिल्टर करने का काम करते हैं। आपने सुना भी होगा डायलिसिस के बारे में, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट आपके आसपास देखने को मिल जाते हैं जिनको डायलिसिस की जरूरत पड़ती है। बहुत सारों को मतलब 1 वीक में जरूरत पड़ती है, किसी को पर डे पड़ती है, और किसी के मतलब किडनी इतनी ज़्यादा खराब नहीं हो तो उन्हें महीने या 2 महीने में एक बार डायलिसिस करवाना पड़ता है, जिसमें क्या होता है, बहुत मतलब ब्लड को फिल्टर किया जाता है। जैसे किडनी फंक्शन करती है वैसे आर्टिफिशियली हम क्या करते हैं, उस ब्लड को फिल्टर करने का काम करते हैं। लेकिन ये फंक्शन करता कैसे, यही जानना हमारे लिए जरूरी है। तो आपको ध्यान रखना है, हम पढ़ रहे हैं डायलिसिस के बारे में। किसके बारे में, डायलिसिस। और ये डायलिसिस जो होता है वो किस फिनोमिना पे बेस्ड होता है, आपको ध्यान होना चाहिए, ये डिफ्यूजन पे बेस्ड होता है। अब डिफ्यूजन के बारे में मैंने आपको बताया भी है, जैसे ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन हमने देखा भी है जनरली, जब हमारे टॉपिक में कहीं न कहीं आया होगा तो डिफ्यूजन क्या होता है मैंने आपको बताया, एक्टिव ट्रांसपोर्शन और पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है। तो वैसे वैसे डिफ्यूजन क्या है, एक प्रकार से पैसिव है, इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती नहीं है, और ये आउटसाइड बॉडी होता है। डायलिसिस जो होता है वो क्या होता है, आउटसाइड बॉडी। तो ये प्रोसेस किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, तो डिफ्यूजन के प्रोसेस पे। मतलब आपको ध्यान रखना है डायलिसिस किसकी वजह से होता है, डिफ्यूजन की वजह से होता है। यानी यहाँ पे जो फिनोमिना वर्क करेगा वो कौन सा होगा, डिफ्यूजन का होगा। इसके बाद डिफ्यूजन होता क्या है, तो यहाँ पे क्या होता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग फ्लूइड फ्लो करता है। कैसे, तो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अब ये जो डायलिसिस होता है आपका वो 2 टाइप का होता है। आपकी एक ही दे रखा है तो मैं एक ही पढ़ाऊंगा, लेकिन आपको दोनों के बारे में नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि मैंने यहाँ पे डायलिसिस लिखा है। आपके जो दे रखा है टॉपिक सीधा दे रखा है नाम से, वो नहीं लिखा है मैंने, यहाँ पे क्या लिखा है, डायलिसिस। यानी डायलिसिस कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है। एक है हीमोडायलिसिस, हीमोडायलिसिस, और दूसरा होता है पेरिटोनियल डायलिसिस, पेरिटोनियल डायलिसिस। अब ये है क्या, देख लो। आपके जो टॉपिक दे रखा है वो है आपका हीमोडायलिसिस, इसी के बारे में हम इस टॉपिक में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और पेरिटोनियल डायलिसिस आपके दे नहीं रखा था, इसके बारे में डिस्कस करनी नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए डायलिसिस मेनली कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है। एक होता है हीमोडायलिसिस, दूसरा होता है पेरिटोनियल डायलिसिस। क्यों बताया गया, उसका रीजन ये है कि आपके बुक में दे रखा है सीधा हीमोडायलिसिस,
अब आपको कोई डायलिसिस के बारे में पूछे तो आप सीधा हीमोडायलिसिस ही टॉपिक स्टार्ट करोगे, पर आपको पता तो होना चाहिए ये हीमोडायलिसिस डायलिसिस का एक टाइप है, ना कि वो कंप्लीट मतलब डायलिसिस ही नहीं कह सकते, ये क्या है डायलिसिस का एक टाइप है। तो आपको पता होना चाहिए हीमोडायलिसिस जो होता है वो क्या है, डायलिसिस का एक पार्ट है, यानी हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस, डायलिसिस दो टाइप के होते हैं। अब ये प्रोसेस होती कैसे, तो मैं यहाँ पे डायग्रामेटिकली आपको समझाऊंगा और आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, और वही पॉइंट आपको क्या करना है वहाँ पे डिनोट भी करने हैं। मतलब जब एग्जाम में आपको पूछा जाए तो वही आपको थ्योरेटिकली भी लिखना है, लेकिन आपके डायग्राम नहीं दे रखा है, लेकिन मैं डायग्राम बना रहा हूँ। डायग्राम क्यों बना रहा हूँ, ताकि आपको इजीली याद हो जाए या आप उसको रिमेंबर रख पाओ लॉन्ग टाइम तक। तो आपको ध्यान रखना है होता कैसे। तो सबसे पहले ध्यान रखना आप कि जैसे आपका ब्लड है वो कहाँ से आएगा, आपकी मेन आर्टरी से हम क्या करेंगे, बॉडी से बाहर निकालेंगे, उसको क्या करेंगे बॉडी से बाहर निकालेंगे। तो ब्लड फ्रॉम आर्टरी, ब्लड फ्रॉम आर्टरी, आर्टरी से ब्लड को क्या करेंगे बाहर की तरफ फ्लो करवाएंगे, क्योंकि ये प्रोसेस क्या होती है आउटसाइड द ह्यूमन बॉडी होती है। तो जिस ह्यूमन को डायलिसिस की रिक्वायरमेंट है उसकी बॉडी से हम क्या करेंगे, मतलब उसकी जो आर्टरी होगी उससे ब्लड को क्या करेंगे बाहर लेते हैं। तो जैसे ही ब्लड को यहाँ यूँ समझ लीजिए आर्टरी उससे कनेक्ट किया और यहाँ से ब्लड को हमने फ्लो करवाया। अब ये जो ब्लड फ्लो होता है वो किसके अंदर पंप होता है, मतलब एक पंप हो रहा है ये, तो यहाँ पे ये हो जाएगा उसका पंप, जिससे हम ब्लड को क्या कर रहे हैं बॉडी से बाहर ले रहे हैं। तो ये हो गया आपका पंप। और जैसे ही वे पंप के पास मतलब यहाँ पे ब्लड कलेक्ट होगा बॉडी से, जैसे ही आउट हुआ और यहाँ पे कलेक्ट हुआ किसके अंदर, पंप के अंदर, तो यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है, मतलब आपकी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट, ये आपका क्या है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है, आप जानते हो इसके बारे में। तो जो आर्टरी से ब्लड लिया उसका टेम्परेचर मेनली 37 के आसपास ही होगा, ये तो हमारा मतलब क्लियर है। लेकिन यहाँ जैसे ही बाहर आउटसाइड लेते हैं तो यहाँ पे टेम्परेचर कितना होगा 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब इस टेम्परेचर पे हम ब्लड को क्या करते हैं मेंटेन करते हैं, मतलब उस ब्लड का टेम्परेचर हम क्या करते हैं लोअर डाउन करते हैं। क्यों लोअर डाउन करते हैं, 0 डिग्री पे क्यों लाते हैं, उसका रीजन ये है कि बाहर आउटसाइड बॉडी आपके जैसे ही ब्लड आता है वो क्या हो जाएगा बैक्टीरियल इन्फेक्शन मतलब उनके अंदर हो सकता है। तो लोअर टेम्परेचर के अंदर यहाँ पे किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो अटैक है वो क्या हो जाता है कम हो जाता है, मतलब यहाँ पे इन्फेक्शन होने के चांसेस क्या हो जाते हैं बहुत ही कम हो जाते हैं। इसके बाद ये ब्लड क्या होगा आगे की तरफ बढ़ेगा, ये ब्लड कहाँ जाएगा आगे की तरफ बढ़ेगा। आपको ध्यान रखना है यहाँ पे टेम्परेचर कितना कर दिया गया है 0 डिग्री सेल्सियस, क्यों, क्योंकि इसके ब्लड के अंदर कोई किसी भी प्रकार का कोई इन्फेक्शन ना हो। अब इसके अंदर हम ऐड करते हैं एंटी कोगुलेंट, क्या ऐड करते हैं एंटी कोगुलेंट। अब आप जानते हो एंटी कोगुलेंट होता क्या है, एंटी कोगुलेंट यानी जो ब्लड को क्लॉट होने से बचाता है, क्योंकि आपको पता है जैसे ही बॉडी से बाहर आपका ब्लड आता है तो वो ब्लड क्या हो जाएगा क्लॉट हो जाता है, वो क्या हो जाता है क्लॉट हो जाता है, जिसकी वजह से जो आपका ब्लड है वो क्लॉट होगा, तो क्लॉट होता है जेली लाइक बन जाता है। कैसा बन जाता है जेली लाइक बन जाता है, और जेली लाइक बनना ही हम उसको क्या कहते हैं क्लॉटिंग कहते हैं। तो हम जानते हैं कि बॉडी से बाहर जैसे आउटसाइड आपने ब्लड लिया तो उसके क्लॉट होने के चांसेस क्या हो जाते हैं बढ़ जाते हैं, क्या हो जाते हैं चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए हम क्या करेंगे उसके अंदर ऐड करेंगे एंटी कोगुलेंट, क्या ऐड करेंगे एंटी कोगुलेंट, इसके अंदर हम ऐड करेंगे एंटी कोगुलेंट, इसके अंदर हम ऐड करेंगे एंटी कोगुलेंट। आपको ध्यान रखना है ये एंटी कोगुलेंट इसके अंदर ऐड कौन सा होता है, इसके अंदर हम जो एंटी कोगुलेंट ऐड करते हैं वो होता है हिपेरिन, कौन सा हिपेरिन। और आपकी बॉडी के अंदर भी हिपेरिन ही प्रेजेंट होता है जो ब्लड को क्या करता है क्लॉट होने से बचाता है। मतलब जैसे आपको कोई चोट लगे तो वहाँ पे तो ब्लड क्लॉट होना चाहिए, जैसे कोई आपको कोई मतलब एक्सीडेंट वगैरह होने पर जो चोट लगती है तो वहाँ पे तो ब्लड क्या होना चाहिए क्लॉट होना चाहिए, लेकिन ये यहाँ पे क्लॉट नहीं होना चाहिए और बॉडी के अदर पार्ट्स में भी क्लॉट नहीं होना चाहिए। वहाँ पे भी क्या होता है बॉडी में हिपेरिन ही होता है जो नेचुरल होता है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं आर्टिफिशियली इसके अंदर क्या मिलाते हैं एंटी कोगुलेंट मिलाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं हिपेरिन। तो जैसे ये ब्लड के अंदर यहाँ पे क्या हो जाएगा, मतलब यहाँ पे ब्लड आपका कलेक्ट हुआ था जिसको हमने क्या किया 0 डिग्री टेम्परेचर पर लाए, और यहाँ पे क्या ऐड किया हमने हिपेरिन, ताकि ब्लड क्लॉट ना हो। क्यों, क्योंकि ये आउटसाइड द बॉडी जा रहा है तो ये ब्लड क्या हो जाएगा यहाँ पे क्लॉट नहीं होगा, और क्लॉट नहीं होगा इसके बाद हम इसको आगे की तरफ बढ़ाते हैं, और आगे की तरफ क्या आ जाएगी आपके एक मेम्ब्रेन आ जाएगी, आगे की तरफ बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे एक अलग चैम्बर होता है बड़ा सा, यूँ समझ लीजिए कुछ ऐसा बना हुआ रहता है जहाँ पे ब्लड जो होता है आपका आगे की तरफ फ्लो होता है। तो ये समझ लो आपका ये एक चैम्बर हो गया, इसमें 2 आउटलेट होते हैं, मतलब एक इनलेट होता है और दूसरा आउटलेट होता है जहाँ से ब्लड को वापस फ्लो करवाएंगे, ये समझ लीजिए। और ये एक आउटलेट यहाँ पे भी प्रेजेंट होता है। अब ये काम कैसे करता है वो देख लेते हैं हम।
यहाँ पे ये आउटलेट बने हुए रहते हैं, ये हो जाएगा आपका इनलेट। अब ये इनलेट क्या काम करता है वो देखेंगे, और ये है आपका एक आउटलेट। आपको देखना है यहाँ से हम क्या एंटर करवाएंगे। इसके बाद इसके अंदर क्या होती है, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है। क्या होती है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है। मतलब आपका जैसे ही ब्लड यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे क्या बने होते हैं, कंपार्टमेंट बने हुए रहते हैं। यहाँ पे क्या बने हुए रहेंगे, कंपार्टमेंट बने हुए रहेंगे। जैसे भी समझ लीजिए, ये पूरा मैं एक बार कंप्लीट कर देता हूँ, और यहाँ पे क्या आ जाएंगे, बहुत सारे कंपार्टमेंट बने हुए रहते हैं। ये हो जाएंगे आपके कंपार्टमेंट। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ये जो कंपार्टमेंट होते हैं इनके अंदर जो मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है, सेमी परमेबल होती है। कैसी होती है, सेमी परमेबल होती है। और ये आपस में क्या होते हैं, अटैच ही होते हैं। यहाँ पे ये ध्यान रखना, ये आपस में क्या होंगे, जुड़े हुए रहेंगे। इसके बाद ये जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, जैसे ही आपका ब्लड अंदर आएगा, एंटर करेगा, आपका ब्लड इनके थ्रू गुजरेगा, मतलब इनसे पास होगा, और इनसे पास होने पर क्या होगा, वो फिल्टर होगा। लेकिन ये फिल्टर होता कैसे, तो मेनली आपको ध्यान रखना है, जो आपका ये इनलेट है, यहाँ से हम क्या करते हैं, एक लिक्विड को एंटर करवाते हैं। क्या होता है, यहाँ पे एक लिक्विड एंटर करता है जो आपके इस मेम्ब्रेन के चारों तरफ फैला हुआ रहेगा। आपको ध्यान रखना है, ये मेम्ब्रेन जो है वो इसके अंदर डीप होगी। क्या होगी, इसके अंदर डीप होगी, और इन्हीं पाइपलाइंस के अंदर आपके क्या जा रहा है, ब्लड फ्लो कर रहा है। और इस मेम्ब्रेन के अंदर जैसे ही ब्लड जा रहा है तो ये आउटसाइड जो होगा वो एक लिक्विड होगा। क्या होगा, आउटसाइड एक लिक्विड होगा, जिसको हम क्या कहते हैं, डाइलाइसेट। जिसको हम क्या कहते हैं, डाइलाइसेट। आपको ध्यान रखना है, डाइलाइसेट मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अंदर जो इनलेट करवा रहे हैं हम, वो लिक्विड कौन सा है, तो वो है डाइलाइसेट है। अब ये डाइलाइसेट कंपोनेंट करता क्या है, इसके अंदर जितने भी ब्लड के अंदर हमारी मतलब कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, जैसे ग्लूकोज, अमाइनो एसिड वगैरह जो नेफ्रिक फिल्ट्रेट के अंदर आते हैं, वैसा ही कंपोनेंट इसके अंदर प्रेजेंट होगा। लेकिन इसके अंदर एक कंपोनेंट एब्सेंट होता है, वो है यूरिया। क्या एब्सेंट है, यूरिया। क्यों एब्सेंट है, क्योंकि उसी को हमको बॉडी से बाहर निकालना है। अब हमने यहाँ पे बात की थी डिफ्यूजन की, तो यहाँ पे जैसे हमने देखा कि इस कंपोनेंट के अंदर मतलब आपका जो यूँ समझ लीजिए, यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ साइड में, ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे ये मेम्ब्रेन है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, और ये आपका क्या है, यहाँ पे हमने डाइलाइसेट रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है, डाइलाइसेट। ये हो जाएगा आपका डाइलाइसेट, ये हो जाएगा आपका डाइलाइसेट। अब इस डाइलाइसेट के अंदर क्या होगा, ग्लूकोज वगैरह इसके अंदर प्रेजेंट होंगे। जितना भी ब्लड के अंदर सारे जितने भी कंपोनेंट होते हैं वो सारे प्रेजेंट होते हैं। लेकिन इसके अंदर एब्सेंट क्या होगा, तो एब्सेंट यूरिया। इसके अंदर क्या होगा, यूरिया एब्सेंट होगा। तो चारों तरफ क्या होगा, आपका ये डाइलाइसेट हो गया। और इस मेम्ब्रेन के अंदर आपका क्या है, जो हमने फिल्टर करने के लिए ब्लड फ्रॉम आर्टरी लिया है वो ब्लड होगा। और इसके अंदर किसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी, यूरिया की क्वांटिटी ज़्यादा होगी। बाकी सारे कंपोनेंट एग्जैक्ट क्वांटिटी में, जितना ग्लूकोज, यूँ समझ लीजिए हम एग्जांपल के लिए ले कि यहाँ पे डाइलाइसेट में 50 ml ग्लूकोज है, तो आपके ब्लड के अंदर भी 50 ml ही ग्लूकोज होगा, ताकि ग्लूकोज का कोई एक्सचेंज होता नहीं है। अगर एक्सचेंज हुआ भी सीधे क्या होगा, एक मोलिक्यूल ग्लूकोज का इस तरफ जाएगा तो ऑटोमेटिकली एक मोलिक्यूल इस तरफ आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों बैलेंस रहते हैं। डिफ्यूजन के अंदर क्या होता है, इक्विलिब्रियम कंडीशन रहती है। तो यहाँ पे यूरिया क्या है, इसका कंसेंट्रेशन मेम्ब्रेन के अंदर, मतलब आपसे ब्लड यहाँ जो सप्लाई किया है उसके अंदर क्या है, यूरिया का कंटेंट ज्यादा है। और डिफ्यूजन में हमने पढ़ा था कि कोई कंपोनेंट कैसे फ्लो होता है, तो कोई भी मेम्ब्रेन हो या मेम्ब्रेन नहीं हो, तो उसमें क्या होता है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन फ्लो करता है। क्या करता है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन फ्लो करता है। अब यूरिया का कंसंट्रेशन क्या है, जो हमने आर्टरी से ब्लड लिया था उसके अंदर यूरिया का कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है। और हमने जो डाइलाइसेट लिया है, जो आउटसाइड से हमने कोई लिक्विड अंदर एंटर करवाया, उसमें यूरिया बिल्कुल भी नहीं है, मतलब जीरो क्वांटिटी है समझ लीजिए। यहाँ पे 100 मॉलिक्यूल है यूरिया के, तो वो 100 मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, फ्लो करेंगे फ्रॉम ब्लड टू आपके डाइलाइसेट में, मतलब हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन क्या होगा, ये कंपोनेंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से यूरिया इस डाइलाइसेट के अंदर आ जाएगा। और जैसे यूरिया इस डाइलाइसेट के अंदर आ जाता है, उस डाइलाइसेट को हम क्या करते हैं, इस आउटलेट से बाहर निकाल देते हैं। डाइलाइसेट क्या हो जाएगा, इस आउटलेट से बाहर आ जाएगा, और फिर से यहाँ पे इनलेट से कोई दूसरा कंपोनेंट फिर से अंदर एंटर करेगा। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि डिफ्यूजन में क्या होगा, यहाँ पे 100 मॉलिक्यूल थे, जैसे ही 50 मॉलिक्यूल हुए तो ये दोनों क्या आ गए, इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ गए, मतलब कोई भी मॉलिक्यूल एक्सचेंज नहीं होगा। इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ से वापस निकालते हैं, फिर से इनलेट में क्या करेंगे, हम फ्रेश डाइलाइसेट एंटर कराएंगे, जिसमें यूरिया की क्वांटिटी नहीं होगी। यहाँ पे 50 मॉलिक्यूल होंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिर से 25 मॉलिक्यूल आ जाएंगे, फिर से इक्विलिब्रियम कंडीशन आएगी। यूं करके हम ये प्रोसेस क्या करते हैं, चलाते रहते हैं। और जैसे ही ब्लड आपका फिल्टर हो जाएगा, तो फिल्टर होने के बाद इसको क्या करते हैं, हम यहाँ से इस आउटलेट से क्या करते हैं, बाहर कलेक्ट कर लेते हैं। मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा, ब्लड बाहर निकल जाएगा। आपका ब्लड क्या होगा, इस आउटलेट से बाहर निकलेगा। और यहाँ पे एक क्या होता है, वार्मर प्रेजेंट होता है, जो आपके ब्लड को क्या करेगा, नॉर्मल जो आपके बॉडी टेम्परेचर होता है उस पर लाने का वापस काम करेगा। क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया था, 0 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे ये क्या होता है, एक वार्मर होता है।
जो बॉडी को क्या करेगा, नॉर्मल मतलब जो आपका ब्लड होगा उसको नॉर्मल ब्लड टेम्परेचर पे लाएगा और उसको हम वेन के थ्रू आपकी बॉडी में एंटर करेंगे। अब आर्टरी से लिया था लेकिन हम किस में डालेंगे, इसको वेन के अंदर डालेंगे और वेन के अंदर डालने के बाद वो वापस ऑक्सीजनेटेड भी हो जाएगा। ये तो आप जानते ही, ये नॉर्मल प्रोसेस हो जाती है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये वेन के थ्रू क्या हो जाएगा, आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर जाएगा। और ये वार्मर क्या होता है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पे लाने का काम करता है। और हमने यहाँ पे क्या देखा था, यहाँ पे एंटी कोगुलेंट रखा था। तो यहाँ पे हम क्या ऐड करते हैं, यहाँ पे इस आउटलेट में जैसे ही ब्लड फिल्टर होकर आ जाता है हम इसमें डालते हैं एंटी हिपेरिन। क्या डालेंगे, एंटी हिपेरिन। अब ये एंटी हिपेरिन यहाँ पे क्यों एंटर करवाया जाता है, उसका रीजन ये होता है कि जो हिपेरिन हमने बाहर से एंटर करवाया था ब्लड के अंदर, जो ब्लड को क्लॉट होने से बचा रहा था, तो आपकी बॉडी के अंदर जैसे ही वापस ब्लड जाएगा वहां पे भी हिपेरिन तो प्रेजेंट होता है। तो हमारे जो हिपेरिन हमने एंटर करवाया था उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो जैसे ही हम एंटी हिपेरिन इसके अंदर ऐड करते हैं तो जो हिपेरिन हमने इसमें ऐड किया था उसका असर होता है वो क्या हो जाता है, बिल्कुल खत्म हो जाता है। और आपकी बॉडी के अंदर जो हिपेरिन है वो नॉर्मल फंक्शन करने लग जाता है, मतलब बॉडी के अंदर वो ब्लड क्लॉट होगा नहीं। तो ये प्रोसेस होती है आपके डायलिसिस की। आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपके डायग्राम दे नहीं रखा था, आप ये डायग्राम बना लेना ताकि आपको क्या हो जाएगा, ये सारी टर्मिनोलॉजी याद हो जाएगी और आपको समझ में भी आ जाएगा। मैं बता देता हूँ हीमोडायलिसिस एक बार होता क्या वापस। तो आपके ब्लड को हम क्या करेंगे, मेन आर्टरी से कलेक्ट करेंगे, उसको पंप में ले जाएंगे और जैसे ही कलेक्शन होता है उसको किस टेम्परेचर पे लाते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस पे। वहां पे हम क्या करते हैं, एंटीकोगुलेंट ऐड करते हैं। आपको ये नाम ध्यान रखना है, एंटीकोगुलेंट कौन सा, हिपेरिन, जो ब्लड को क्लॉट होने से बचाएगा। और 0 डिग्री सेल्सियस क्यों किया था, ताकि इसके अंदर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो, क्योंकि ये सारी प्रोसेस क्या हो रही है, आउटसाइड द बॉडी। ये भी बॉडी की बात है, ये भी बॉडी की है, लेकिन बाकी सारी प्रोसेस क्या है, आउटसाइड द बॉडी हो रही है। हिपेरिन जैसे ही ऐड होगा इसके बाद हम इसको सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के अंदर रखते हैं। ये मेम्ब्रेन कौन सी होती है, सेमी परमेबल होती है। कैसी होती है, सेमी परमेबल होती है मेम्ब्रेन। इसके अंदर जैसे ही ब्लड एंटर करता है हम एक फ्लूइड इसके अंदर एंटर करवाते हैं जिसको कहते हैं डायलाइसिड। ये सेम एज होता है या आइसोटोनिक होता है ब्लड की तरह, यानी वो जो नेफ्रिक फिल्ट्रेट आता है वैसा ही होता है। उसके अंदर सारे कंटेंट होंगे जो ब्लड मतलब नेफ्रिक फिल्ट्रेट के अंदर होते हैं। कौन कौन से, तो उसके अंदर मतलब जैसे ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड, वो सारी क्वांटिटी में सेम क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं ताकि वो एक्सचेंज ना हो। पर इसके अंदर क्या नहीं होता, तो यूरिया एब्सेंट होता है, जिसकी वजह से डिफ्यूजन की वजह से क्या होगा, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इसके अंदर ऐड हो जाएगा और हम उस आउटलेट से उस डायलाइसिड को बाहर निकाल लेते हैं और आपका जो फिल्टर हुआ वो ब्लड है उसको हम वार्मर के अंदर कलेक्ट कर लेते हैं। और वार्मर क्या करेगा, आपके नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पे लाएगा उस ब्लड को और उसमें हम क्या मिलेंगे, एंटी हिपेरिन मिलाएंगे ताकि हमने जो हिपेरिन मिलाया था उसका असर खत्म हो जाए और आपकी बॉडी के अंदर वेन के थ्रू इसको ट्रांसफर कर देते हैं। ये होता है आपका डायलिसिस। अब ये जो डायलिसिस होता है वो उसमें टाइम कितना लगता है, मेनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी होता है कि इसमें ड्यूरेशन मतलब टाइम कितना लगता है। इसमें टाइम लगता है 4 to 5 आवर। कितना टाइम लगता है, 4 से 5 घंटे लगते हैं इस प्रोसेस को होने के लिए। क्यों 4 से 5 घंटे, हमने यहाँ पे देख लिया क्योंकि जैसे इक्विलिब्रियम कंडीशन आएगी फिर से इसको वापस रिवर्स किया जाएगा, इसलिए आपको ध्यान रखना है 4 to 5 आवर इसके अंदर लगते हैं। मोस्ट इफेक्टिव तरीका होता है डायलिसिस, जिसमें हम ब्लड को फिल्टर कर सकते हैं। और डायलिसिस की रिक्वायरमेंट क्या होती है, तो आपकी किडनी नॉर्मल फंक्शन नहीं करती है इसलिए इसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे क्या होता है, आपका चैप्टर खत्म हो जाता है, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट था। इसके बाद जो बचता है वो है किडनी ट्रांसप्लांट, उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। नॉर्मल जनरल बात है उसकी, इसके बाद एक नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू।